नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। अगर हम बात करें सोमवार की, तो सोमवार का दिन मार्केट के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन था। दिन इसलिए था क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने थे। 5 राज्य कौन से? बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम। लेकिन जो खास बात, गौर करने वाली बात ये थी कि इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। तो ये जो जीत हुई है बीजेपी की, रवि जी, तो क्या हम मार्केट को भी अब आगे इस जीत को कैसे आकलन करते हुए देखेंगे, या मार्केट भी जीतेगा बीजेपी के साथ साथ? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल सही बात कही, और मार्केट भी कहीं ना कहीं से उस जीत की सवारी अब करता हुआ नज़र आएगा। और जिस हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलती थी, या फिर ये कहें कि जो निफ्टी कल के मार्केट पे पूरी तरह से एक सुस्त दौर देखने को मिल रहा था, वो वापस से रिवर्सल हुआ। जहां पर 50 से 60 पॉइंट की तेजी थी, वहां पर निफ्टी ने अचानक से 100-125 पॉइंट की तेजी के साथ मार्केट बंद होता हुआ नजर आया। वापस से मार्केट 24,100 के ऊपर निकलकर सस्टेन करना शुरू किया। यहाँ पर अभी अगर लेवल्स के हिसाब से वॉच करें तो मुझे लगता है कि 24,400 तक के लेवल्स अभी आपको देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो मुझे लगता है 78,000, और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें 55,000, ये लेवल्स आपको वापस से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो रवि जी, तो हो गई निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात। तो इन पर नजर डालते हुए ऐसे कौन से सेक्टर्स आप इस समय देख रहे हैं जिन पर आपकी खासा नजर रहने वाली है? देखिए, इस समय अगर सेक्टर स्पेसिफिक जाएं तो जिन सेक्टर्स को आप थोड़ा सा वापस से सोच रहे थे कि शायद इनमें मूवमेंट नहीं आएगा, थकान हो जाएगी, उन सेक्टर्स की तरफ वापस से आप रुझान देखिए, तेजी की तरफ जा रहा है। और आज के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे 3 सेक्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। पहला सेक्टर है बैंकिंग, दूसरा सेक्टर है रेलवे, और तीसरा सेक्टर है डिफेंस, जिनमें कि अब वापस से फिर से ट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और रही बात कि अगर आप इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि शायद एफएमसीजी, काउंटर और फार्मा सेक्टर, ये 2 और सेक्टर्स हैं जिनको कि अब वापस से एक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। पॉलिसीज़ बहुत क्लियर होंगी, और कहीं ना कहीं से ग्रोथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा आगे बढ़कर निकल कर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रवि जी, शो के दौरान बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एफएमसीजी और फार्मा पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे अलग अलग टाइम पर अभी पहले लेते हैं पहला सवाल। मनोज दास जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर, मैंने आपके कहने से जीआरएससी लिया है 2943 यानी 2943 पर इन्होंने लिया हुआ है, तो कह रहे हैं मेरे को लॉस हो रहा है, तो क्या सलाह रहेगी रवि जी इनको? देखिए, जीआरएससी जिन लेवल्स पर चल रहा है यहाँ पे आपको जरूर थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे आप ज़्यादा दिन तक लॉस पे आप खड़े रहेंगे। वापस से रिवर्सल आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए, होल्ड करिए। लंबे समय के हिसाब से देखें तो वापस से आपको एक अच्छा मोमेंटम, लगभग 20% का मोमेंटम आने वाले 4 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा लंबा ट्रेड करें तो ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल, थोड़ा लंबा ट्रेड करें तो ज्यादा फायदा है। यहाँ पर मनोज जी, हो गई आपको राय जीआरएससी पर। शादाब खान जी सवाल लेकर आए हैं यहाँ पर, कह रहे हैं मैम, स्वान कॉर्प मैंने खरीदा हुआ है 362 पर, 362 पर, तो क्या सलाह इनको रहेगी सर? सोना कॉम्स होगा मैम, SWANCORP, स्वान कॉर्प। अच्छा, स्वान, ओके। देखिए, इस समय अगर स्वान कॉर्प को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है, और ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि फिलहाल अभी के हिसाब से, रेंज के हिसाब से अगर देखें तो आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, टेक एग्जिट फ्रॉम अराउंड 350 to 360 लेवल्स। 344 चल रहा है, और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको भी वही सेम वीकनेस साइन आपको साफ साफ नजर आएगा। तो मुझे लगता है मैम
इनको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ज़्यादा लंबा इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसका रिसेंट डेज में अगर आप इसके हाई से कंपैरिजन करेंगी तो वो था 809 रुपए का, चल रहा है 344। तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं से भी ये आपको सेंटीमेंट अच्छे दे रहा है, बाइंग का कोई मोमेंटम है। थोड़ा पुल बैक आएगा 360 375 ये बीच में आता है, तो बिल्कुल एग्जिट कर जाइए विदाउट एनी डाउट। ऑलराइट, तो आपकी सलाह है इस एग्जिट करने की। आप कह रहे हैं 360 या 65 के बीच आता है तो एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो शादाब जी, हो गई आपको सलाह। अब यहाँ पर प्रेम उराड़े जी सवाल लेकर आए हैं रवि जी, कह रहे हैं एमआरएफ और फोर्स मोटर पे अभी करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं क्या इन दोनों को, एमआरएफ और फोर्स मोटर्स को? आप क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, मैं आपको बताऊं तो आप 20% पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं दोनों में। नहीं तो आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक डाउन फॉल के संकेत अभी साफ साफ बन रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको लंबा देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद उतना कॉन्फिडेंस अभी इस स्टॉक पे नहीं आएगा, और ये एमआरएफ का चार्ट है और ये अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, यानी कि 1,24,000 1,24,000 सपोर्ट लेवल। अभी गिरावट कितनी हो सकती है? गिरावट पे ये वापस से 1,08,000 के आसपास तक आ सकता है। तो अगर लेना है तो सिर्फ 20% ले लीजिए, क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट हरी टू बाय, वेट। जितना ज्यादा सब्र रखेंगे उतने ज्यादा अच्छा स्टॉक बाय करेंगे। दोनों स्टॉक अभी दूर रही है। ओके, अब फोर्स मोटर्स की बात ही हो रही थी तो हमारे जो व्यूअर हैं उनका नाम है अनिल एलानी। वैसे मैं अनिल अंबानी पढ़ रही थी तो मैं बड़ा खुश हो गई थी इसको देख के पर वो सवाल क्यों करेंगे भला। पर अनिल जी का सवाल आया है, इनका भी फोर्स मोटर्स पर ही सवाल है। कह रहे हैं 50 शेयर्स खरीदे हैं 22,500 पर, तो क्या करना चाहिए इन्हें, अगर आप कोई खरीद के इसमें है ही तो? देखिए मैम, आपने जो भी बोला वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन उस कॉन्ट्री में मैं भी थोड़ा कॉन्ट्रा कर देता हूँ। अगर जिनका नाम लिया आपने, अगर उन्होंने अपने शेयर के लिए ये प्रोग्राम देख लिया होता ना तो उनका शेयर चल गया होता। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा है, वो लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बने रहेंगे उन स्टॉक्स में और आपका कोई उन्नति और प्रगति नहीं होने वाला है। अब ये उन्नति प्रगति कौन है ये आप समझते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए इस तरीके के स्टॉक में। रही बात फोर्स मोटर की, देखिए आपको सामने ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। ये कप बन रहा है और ये हैंडल बन रहा है। तो चाय उल्टी करके तो पी नहीं जाती दोस्त, चाय हमेशा सीधे कप में पी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रही हैं मैम, ये हैंडल है, ये कप है, पूरा जो है वो चाय भी गिर गई है, कॉफी पी रहे हैं वो भी गिर गई, दूध भी पियेंगे वो भी गिर जाएगी। कितना गिर सकता है? 15-16 के आसपास के रेट आ सकते हैं। अब जब आएगा तो दोस्ती निभाएंगे, नहीं तो हम अपने फोर्स को पीछे रखेंगे। बिल्कुल, तो अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा मतलब पीछे ही रहने की सलाह है। अब राठौर जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं आईडीबीआई बैंक पर, और 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 75 के रेट पर। कह रहे हैं रिजल्ट के बाद अब क्या टारगेट होना चाहिए? तो देखिए, नो ट्रेड जोन में ट्रेड हो रहा है और आईडीबीआई इस समय अगर देखिए तो आप 74 पे है। ये रेंज आपकी पूरी बाय की है, नोट कर लीजिए 74 से 64। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के हिसाब से अगर खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है। होल्ड करके रखिए, 100 रुपए के टारगेट आएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम और स्टॉक निकलने लायक नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं स्टॉक निकलने लायक नहीं है। रवि जी, अब बैंक की बात ही हो रही है तो बैंकिंग सेक्टर पे जरा नजर डाल लें और ये बताइए बैंकिंग सेक्टर में ऐसे कौन से आपके हीरे हैं जो आपको लग रहा है चमकने वाले हैं? देखिए, बैंकिंग सेक्टर के तो इस समय देखा जाए तो ये कह लीजिए कि हीरोज की भरमार है, और हीरो से ही यहाँ पर जो है वो सुपरस्टार निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग काउंटर को एक बार थोड़ा कंपैरिजन करें और सब कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो मुझे कई स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे मुझे लेने पे यहाँ पर कोई रिस्क नहीं दिखाई देता। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा लगता है एचडीएफसी बैंक। और मैम आपको याद होगा मैं इसको 750 पे, मैंने कहा था ना 750 आएगा तो लूंगा, कुछ भी आएगा। आपने रेंज पूरी बताई थी 680 से 750 के बीच। हाँ, तो अभी 780 चल रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, 760 के पास खड़ा हुआ था।
बिल्कुल बाय करके रखिए। आप बिलीव करिए कि मैडम जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल बन रहे हैं, जो चार्ट का कंसोलिडेशन चल रहा है, रिग्रेट कोई भी नहीं करेगा। बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न और डर कहीं भी नहीं लगेगा इन लेवल्स पर बाय करने के लिए। तो ये है मेरा पहला सुपरस्टार स्टॉक जिसे कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे रखना है। दूसरा, एक साथ ये जो बैंकिंग की पिक्चर है, ये आपको बताऊं मल्टीपल हीरोज की पिक्चर है। तो जैसे आपने एवेंजर देखा होगा ना, जिसमें कई हीरो हैं, सबका अलग अलग रोल है। कहीं आयरन मैन है, तो कहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज है, कहीं पे स्पाइडरमैन है। इस टाइप से आपको अलग अलग तरीके के लोगों को आपको यहाँ पर रखना है, वो है बैंकिंग काउंटर। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पर इस समय लग रहा है, मेरे पास 2 स्टॉक हैं इसके लिए, और मैं कहूंगा आप दोनों में से कोई भी चूज करिए। पहला स्टॉक है फेडरल बैंक, जो कि चल रहा है इस समय 289, और दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक। आप इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फेडरल ले लीजिए, नहीं कैनरा ले लीजिए, नहीं कैनरा मत लीजिए, फेडरल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। टारगेट 20% ऊपर 289 पे अगर फेडरल बैंक, तो टारगेट है इसका 310 का। कोई पैनिक नहीं, बहुत अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। आपको दूसरा सुपरस्टार हीरो स्टॉक यहाँ पर ये मिलता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉमेडियन स्टॉक है। कॉमेडियन इसलिए कि आपने आयरन मैन का कैरेक्टर देखा होगा, वो थोड़ी कॉमेडी भी कर लेता है, एवेंजर में थोड़ा हीरोगिरी भी कर लेता है और सबको छेड़ता रहता है। ये स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस समय चल रहा है 265 रुपए, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आज हम 265 पे चर्चा कर रहे हैं, कब 350 पे चर्चा करेंगे ये आपको याद भी नहीं होगा, और आप कहेंगे अरे 350 पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसा स्टॉक है जो कि छोटा पटाखे में बड़ा धमाका रखता है। तो मुझे लगता है बैंकिंग के ये जो दिग्गज स्टॉक जिन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 3 स्टॉक तो मैंने दे दिए हैं। प्रोग्राम पे वेट करते रहिए, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम में भी 2 और स्टॉक बैंक के देंगे, याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी 3 सुपरस्टार आपकी बास्केट पे आ चुके हैं, और पूरे प्रोग्राम क्लोज होते होते 5 पांडवों का कंप्लीट कर देंगे। हम लोग फोकस करते हैं स्टॉक पे, और स्टॉक की बात करें तो अगला जो स्टॉक मैं आपको कह रहा था उसको अब दे ही देता हूँ। वो भी साउथ से ही है, और वो इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो फार्मा सेक्टर पे इसका काफी अच्छा स्ट्रांग बना है। रिसेंट आपको याद होगा मैंने आपको ऑरो फार्मा दिया था, ग्लेनमार्क फार्मा दिया था, बहुत तगड़े रिटर्न दिए इन लोगों ने। लेकिन अब बारी है सन फार्मा की, और अब सन फार्मा की जहां तक बात करें तो देखिए जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से सन फार्मा आपको बहुत अच्छे कंसोलिडेशन लेवल पर चल रहा है। 1830 के बीच में चार्ट आप देखिए तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बस मैं इंतजार ही कर रहे हैं और किस दिन इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे कि विजय जी ने इंतजार किया होगा कि उनकी पार्टी कब जीत कर आएगी पूरे सालों से। वही हिसाब है चार्ट पे, स्ट्रक्चर पे 1800 रुपए से 1700 रुपए के बीच ये स्टॉक चल रहा है। अच्छा खासा दम है, 2200 रुपए तक जाने की क्षमता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 200 रुपए का रखें तो मुझे लगता है 400 रुपए की चाल चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सन फार्मा को भी अपने पोर्टफोलियो पे शामिल कर सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर से जो पहला स्टॉक आपने बताया रवि जी, वो है सन फार्मा। अब 2 सवाल आए हैं भावना शर्मा के, ग्रीष्मा पालीवाल जी के। दोनों लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक भावना जी तो 2 महीने के लिए कह रही हैं, हालांकि ग्रीष्मा जी 1 से 2 महीने का व्यू बता रही हैं। तो सर अब मैं दोनों का कंबाइन करके एक सवाल ले लेती हूँ। सर 1 लाख या 2 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हो इस वक्त मार्केट में, तो आपका सजेशन क्या रहेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो? देखिए शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी मैम अभी हम लोगों ने 4 स्टॉक की चर्चा करी है, और मुझे लगता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो सबसे पहले आप ये 4 स्टॉक को 20-20 हजार रुपए का बाय कर लीजिए। तो टोटल आप बाय करेंगे 80 हजार रुपए के स्टॉक। हमने पहला स्टॉक लिया बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा स्टॉक लिया कैनरा बैंक, तीसरा स्टॉक यहाँ पर लिया SGFC, चौथा स्टॉक हमने लिया सन फार्मा। यानी कि ये बैंकिंग बास्केट के साथ में थोड़ा सा तड़का जो है वो एक रवि जी बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, फेडरल बैंक डिस्कस किया था हमने। नहीं मैम, मैंने फेडरल बैंक और कैनरा बैंक में से दोनों में से कोई एक लेने को बोला, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैनरा बैंक या फिर फेडरल बैंक में से कोई एक आप लेना है। चाहे आप कोई भी दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों एक जैसा मूवमेंट है। तो ये स्टॉक्स आपके 1 लाख के हैं। अब आपका 20 हजार रुपए बचता है,
जी। आपको कुछ नहीं करना, आप निवेश कर दीजिए। अगर जब भी 20,000 रुपए आपका आपको इन शेयरों में थोड़ा करेक्शन मिल जाए या थोड़ा तेजी की तरफ आ जाए, नए ब्रेकआउट की तरफ आ जाए, तो इन्हीं पैसे को उन्हीं 4 शेयरों में ऐड करिएगा, कोई पांचवा शेयर मत ऐड करिएगा, क्योंकि ये चारों आपको जीत दिलाते हुए नजर आएंगे। रही बात 2 लाख रुपए की, अगर आप एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जी। डाइवर्सिफाई का मतलब है आप थोड़ा मिक्स लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। वो क्या एक डायलॉग था मैम, रिस्क है तो इश्क इश्क है, ऐसा इश्क कुछ है है। तो इश्क है तो रिस्क है करके है हाँ, शायद। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, ज़्यादा अग्रेसिव चाहिए। तो मेरा पहला स्टॉक है इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा ग्रीन, जो कि इस समय ओके। चल रहा है 1240 के आसपास, और अपसाइड जा सकता है ये 1650 रुपए तक। और स्टॉप लॉस देखें तो आप यहाँ पर 1100 की स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ये है मेरा पहला स्टॉक, जिसे कि मैं 2 लाख रुपए का अगर है तो मैं कम से कम इसको 30,000 से 40,000 रुपए का लेना चाहूंगा। अगर हम एक डिवाइड कर लें कि 40,000 रुपए का लेना है, तो 40,000 का आप एक ये स्टॉक ले लीजिए। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा रिस्की जोन में है लेकिन मार्केट अच्छी तरह चल रहा है, तो टाटा स्टील 210 रुपए पे यहाँ पे खरीदारी बनती है। ये भी 40,000 का आप ले लीजिए, दोनों मिलाकर 80,000 रुपए हो गए। और इसको टारगेट रखिए 250 रुपए का, 250 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर आप इसको बाय करके चलिए। तीसरा स्टॉक ले लीजिए वेदांता, इसको भी आप 40,000 रुपए का ले लीजिए। तो आपके 1,20,000 रुपए के 3 स्टॉक फिक्स हो गए, यानी कि वेदांता इस समय चल रहा है 290, अपसाइड जा सकता है 350, स्टॉप लॉस 275। इस स्टॉप लॉस से आप इसको यहाँ पर बाय करके चलिए। और जो अगला स्टॉक है जिसे कि मैं चौथा बाय करूंगा, वो है हिंद कॉपर, 537 रुपए के पास, 530 रुपए के पास। अपसाइड टारगेट होगा इसका 650 रुपए का, और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा इसका 480 रुपए का। ये था चौथा स्टॉक, और टोटल आप देखेंगे तो आपने 1,60,000 का 60,000। यहाँ पर बाय कर लिया, यानी कि 40,000 रुपए आप डिवाइड कर लीजिए। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा तड़का भी लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्टॉक भी बाय करते हैं जिसकी वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन सेफ्टी के साथ। अब वोलेटिलिटी अगर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, सेफ्टी के साथ चाहिए, तो कैस्ट्रॉल इंडिया इस समय चल रहा है 185, करंट लेवल पर बाय करेंगे, 160 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे 220 का। तो ये 5 स्टॉक हैं जिन्हें कि आपको 5 पांडव कंप्लीट करेंगे, 2 लाख रुपए लगा दीजिए, कुछ दिन वेट करिए, आपको एक अच्छा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आपने डाइवर्स पोर्टफोलियो के लिए जो 5 स्टॉक्स यहाँ पर दिए हैं वो है इलेक्ट्रा ग्रीन, टाटा स्टील, वेदांता, हिंद कॉपर एंड कैस्ट्रॉल इंडिया। सारे लेवल्स, स्टॉप लॉस सब रवि जी ने यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। अब रवि जी, ये तो बात हो गई हमारे यहाँ पर बैंकिंग की, हमने फार्मा का भी एक स्टॉक डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आनंद भूषण जी हैं, हमसे पूछने चाह रहे हैं CDSL के बारे में। कह रहे हैं CDSL मैंने खरीदा है 1380 पर, तो 1380 पर अगर इन्हें खरीदा है तो क्या राय रहेगी रवि सर? देखिए, इस समय अगर CDSL खरीदा है 1380 पे, तो वैसे मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा तो स्टॉक नहीं लग रहा है। और इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको अभी होल्ड करके रखिए, निकलने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन यहाँ पर एवरेज भी मत करिएगा, क्योंकि इतना अच्छा भी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर एवरेज कर सकें, या फिर आप जो है वो लंबा इसको होल्ड करके रख सकें, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। रवि जी, हमने ये जो 5 स्टॉक्स डाइवर्स पोर्टफोलियो के लिए डिस्कस किए, इसमें वेदांता भी था। वेदांता को लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों के मन में। जिन लोगों का स्टॉक अच्छा खासा प्राइस पे था, 700 कुछ पे था, आज की डेट में इतना नीचे आ गया है। तो आप कैसे एनालाइज करते हैं इस पूरी सिचुएशन को और कैसे गाइड करते हैं? मैम, लालच की भी हद होती है, इंतहा होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, बोनस आया, इसकी वजह से वो 600 रुपए का स्टॉक आपको 295 रुपए दिखाई दे रहा है, साथ में डिविडेंड भी आया है। तो इतना जल्दी सब्र क्यों खोना? आप बुद्धू किसको बना रहे हैं? ये मत कहिए कि लॉस हुआ है, ये कहिए कि आपका स्टॉक स्प्लिट हो गया, अच्छी बात है, एवरेज कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ाइए क्वांटिटी को। तो स्टॉक गिरा नहीं है मैम, स्टॉक ऊपर ही है।
ओके, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं स्टॉक गिरा नहीं है, ऊपर नहीं है, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब महेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ पर जमुना ऑटो पर आपसे राय मांगना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जमुना ऑटो, मॉर्फिन लैब और गेल भी। खैर चलिए, आप जमुना ऑटो और मॉर्फिन लैब पर सर बता दीजिए इन्हें कि एंट्री कहाँ कर सकते हैं। देखिए, दोनों स्टॉक पे अभी आप करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। मॉर्फिन लैब को भी आप करंट लेवल पे ले सकते हैं और जमुना ऑटो को भी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 60% मॉर्फिन लैब और 40% जमुना ऑटो पे रखिएगा। लेकिन 3 से 6 महीने तक अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉक अच्छे ट्रेंड पर है और मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनेगी। मैम, कुछ फोटोग्राफ्स वापस आ गई हैं जो। अरे वाह रवि जी, मैं आपसे कितने टाइम से ये फोटोग्राफ्स मांगना चाह रही थी और आपके आ नहीं रही थी फोटोग्राफ्स। आपके कैमरा पर्सन ने बड़ी देर लगा दी। ये तो आपकी वही मुंबई वाला पूरा जो आपका इवेंट है, जो मीट थी इन्वेस्टर वाला है, आई थिंक, राइट? जी मैम, बिल्कुल। ये वहाँ पर मुंबई में एक इवेंट हुआ था और आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर मुझे बहुत लोग तो मैं नहीं अलाउ कर पाया। जो लोगों ने आपके साथ लेकिन बात करी होगी, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उनको मैंने अलाउ किया और मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगा। वहाँ पर काफ़ी दूर से आए थे, एक आर्मी के ऑफिसर आए थे, एक सेमिनार अंधेरी में था, वाशी के पास एक जगह है, वहाँ से एक आए थे, एक नेरुल से आए थे। मतलब ऐसा करके 4-5 लोग जो है वो बहुत दूर दूर से वहाँ पे ट्रेवल करके आए थे। और चूंकि सीट बहुत लिमिटेड थी, मैंने सिर्फ 50 लोगों का सेमिनार रखा था, लेकिन भीड़ आप देख सकती हैं कि करीब काफी ज्यादा है, 50 100 के आसपास लोग आ गए थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बट आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जिस हिसाब से रिप्लाई दिया, रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नेहा जी, आपके दर्शकों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि जी। मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमने इंस्टाग्राम पर DRS इनसाइट्स के ये सारी तस्वीरें शेयर करी हुई हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर DRS इनसाइट्स के वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर ये सारी फोटोग्राफ्स स्टोरी पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप में से कोई भी डॉक्टर रवि से सवाल पूछना चाहता है तो आपको उसके लिए आप जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन दिखेगा, तो वहां पर जाके आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए DRS इनसाइट्स के मार्केट एक्सपर्ट के थ्रू, हम नहीं, मार्केट एक्सपर्ट से भी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट ही आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा DRS इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप पर। तो वहां जाकर आप अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं। आपको बताऊं कि एक एक्सक्लूसिव चीज भी है, आपके इस पे अनाउंसमेंट करूंगा कि आप लोग, हमारी एक फ्री सर्विस स्टार्ट हो रही है, जिससे कि टेलीग्राम पर आप जाएंगे, डॉक्टर मास्टर ट्रस्ट डॉक्टर रवि टाइप करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। मैं कहूँगा कि आप उसको भी ज्वाइन करिए जल्दी। उस पर भी आपको DRS इनसाइट के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आपको दिखाई देंगे, मैडम की टॉक भी दिखाई देगी, पर्सनल टॉक्स भी आएंगी। तो हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा आपके दर्शकों से कि आप लोग बिल्कुल उसको एक बार जाके ज्वाइन करें। वैसे मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, हम हमारे टेलीग्राम हैंडल का लिंक आपको शेयर कर देंगे ताकि आप किसी भी गलत अकाउंट पर ना पहुंच जाएं। जैसे ही हमारे किसी प्रोग्राम या किसी के थ्रू होगा तो आपको प्रोग्राम के एंड में जब इसका वीडियो आएगा इस प्रोग्राम का तो आप देख सकते हैं। तो वेरीफाइड उस पर ही जाइएगा और सही अकाउंट पर ही पहुंचिएगा। चलिए रवि जी, अब ललित गुर्जर जी हैं, REC के ऊपर सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए? लेवल्स नहीं लिखे इन्होंने कोई भी। मैं समझता हूँ। देखिए, REC अगर आप इसको वॉच करेंगे तो मैंने इसकी रिकमेंडेशन लगभग इसी रेट के आसपास दी थी। एक अच्छा मोमेंटम भी दिखा था, प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, लेकिन बट घबराने की बात नहीं है। और ये कहूँगा कि इसको एवरेज करने में डरिए नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आपके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और जितनी ज़्यादा तेज़ी आप इस पे देखेंगे वो उससे पहले की जो थकावट है वो दिख रही है। देखिए, एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनी थी, फिर एक करेक्शन आया, अभी थोड़ा करेक्शन कंसोलिडेट करने के बाद फिर तेजी आएगी, 425 के आसपास के रेट वापस रिवर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस 330 कर रख के लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो अच्छा है। यहाँ पर अब मैजडॉक को लेकर सवाल आया है। इनकी आईडी है द क्रिएटर ऑफ कॉमिक्स क्लब। कह रहे हैं मैजडॉक के अगर शेयर मेरे पास हैं तो होल्ड करूं या सेल करूं?
मैं आपको बताऊं मैम, तो आज मैं सोच रहा था कि मैसडॉक या फिर एचएएल में से कोई बाय करूं, लेकिन मैं 1-2 वीक के लिए रुक रहा हूं, थोड़ा सा कंसोलिडेट होके एक करेक्शन का उम्मीद कर रहा हूं। और करेक्शन ज़्यादा नहीं, बस 2500 और 2470 के पास अगर आ जाती तो बिल्कुल आप वापस से बाय करिएगा, होल्ड करिएगा। 3000 के ऊपर के टारगेट ये आपको जल्द दिखाता हुआ नजर आएगा। रवि जी, बात मैसडॉक की हो ही रही है तो डिफेंस सेक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। डिफेंस सेक्टर में आपके हिसाब से इस समय कौन से सही लेवल्स पर स्टॉक्स हैं जिनमें एंट्री कर सकते हैं, या जो अभी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं? देखिए, मैं इससे पहले कहूंगा मैम कि आपको मैं बता दूं कि दूर किससे रहना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले दूर किससे रहना है और किसको पकड़ना है, कौन है दिल के से दूर और कौन है दिल के पास, ये ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहले आप जी शिपिंग देखिए, इसके चार्ट पे अब अगर आपके पास है तो यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लीजिए। एक लंबे ट्रेंड के बाद अब थोड़ी गिरावट का ट्रेंड आएगा। और वैसे भी कई चीजें आपने देखी होंगी रिसेंट डेज पे। आपको याद होगा कि GRSC और जी शिपिंग मैंने बहुत अच्छे लेवल पर पकड़ाया था, आपको 1300 के आसपास पकड़ाया था, 1600 आ गया तो वापस कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लीजिए। दूसरा GRSC की तरफ देखिए, इसमें भी नीचे का एक डिप आ रहा है, डिप अभी 2400 तक आएगा, तो यहाँ तक जब तक नहीं आता तब तक नया एंट्री नहीं करिएगा। एक और स्टॉक जो MTR टेक देखा होगा आपने, इस पे भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोस्ती छोड़ दीजिए, प्यार मोहब्बत अब मत रखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आइए। कोचिन शिपयार्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अभी आपको बाय नहीं करना है। अब आते हैं कि क्या होल्ड रखना है। आइडिया फोर्स अगर आपके पास है तो यहाँ पर भी आप अभी इसको होल्ड करके रखिए। 780 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। चार्ट पर आप जिस तरीके से एक बुल रन देख रहे हैं वो बुल रन अभी रुकेगा नहीं। दूसरा डेटा पैटर्न है तो आपके पास इसको होल्ड करके रखिए। अपसाइड अभी 4500 तक के टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तीसरी तरफ अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो मैं BEL को कहूंगा, याद होगा आपको मैम, BEL 454 के पास मैंने कहा था रुकिए अभी। अब रुक कर यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, नहीं तो 420 से इसको बाय करना शुरू कर देंगे और टारगेट वापस से 460 के लिए जाएंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर करने दीजिए। पारस डिफेंस अगर आपके पास है तो एक बार अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वेट फॉर नेक्स्ट टारगेट टू 680, 100 रुपीज के करेक्शन के बाद फिर से बाय करेंगे। तब तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। ये बहुत डीप अपडेट है आपके लिए डिफेंस काउंटर पर, बहुत मैं जल्दी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी में भी आपको आप रिपीट करके कई बार सुन लीजिएगा, क्योंकि इस समय बहुत क्रूशियल लेवल पर है। कुछ ही स्टॉक यहाँ पर चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। मरीन, इसमें भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। DCX इंडिया अगर आपके पास है तो यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए। 240 रुपए के आसपास तक के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपोलो माइक्रो के लोग बहुत पूछते हैं, इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने का ये लेवल है, यहाँ पर जरूर बुक कर लीजिए। जब इस सर्किल के बाहर जिधर से भी निकलेगा, नीचे से निकलेगा तो बेचेंगे, ऊपर से निकलेगा तो नया बाय करेंगे। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अब कह रहे हैं की बात होगी, ये तो पूरा डिफेंस सेक्टर किससे दूर रहना है और किसमें भी रुके रहना है, ये दोनों बातें हो गई रवि जी आपसे। आप संजीव राय जी सर सवाल लेकर आए हैं बजाज फाइनेंस पर और ज्योति लैब पर। बजाज फाइनेंस इन्होंने खरीदा हुआ है 930 पर, ज्योति लैब 230 पर है। तो क्या इनको सर सलाह रहेगी अगर 1 साल का इनका व्यू है तो? देखिए, दोनों ही 30 पे खरीदे हैं, एक में 230, एक में 930, और दोनों में तेजी की बात करें तो वो 1130 तक जा सकता है, और जो 200 है वो अभी आपके 330 तक जा सकता है। लेकिन 1 साल का आपने जो टाइम बताया है, प्लीज वहां तक होल्ड करिए। ओके, 1 साल के टाइम पर मिल गई है ये आपको सलाह डॉक्टर रवि से। अब सुभान नंदी जी सात्विक ग्रीन एनर्जी पर राय चाह रहे हैं सर। 533 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो कह रहे हैं सर टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, सात्विक ग्रीन में मुझे ऐसा कुछ ग्रीन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने खरीदा है तो आप एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करना। आपने कितने रेट पे बताया मैम? इन्होंने सात्विक ग्रीन खरीदा 500 ऊपर चला गया इनका कमेंट, मैं देख रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, 533 पर 533 पे अगर खरीदा है तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। चल रहा है इस समय मैम 480, 20 रुपए नीचे जाता तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास कुछ भी ग्रीन नहीं बचेगा। चलिए, तो ये आपको वही सलाह सात्विक ग्रीन एनर्जी पर। अब सुभान नंदी जी ने टालब्रोस ऑटोमोटिव खरीदा हुआ है 313 पर, तो इन पर भी क्या टारगेट रहेगा?
देखिए, अगर दिया है मैंने तो उसको होल्ड करके रखिए। बढ़ा तो है बढ़िया 290। आपको मैं बताऊं मैम, लास्ट टाइम की जो रिकमेंडेशन थी उस पे ये स्टॉक था। और आप इसकी चाल देखिए, क्योंकि एक वीक तो हो गया हमें बात करते हुए, तो एक वीक पहले जो है ये 270 रुपए के आसपास था, आज 330 पर है। 350 आएगा तो टाटा बाय बाय, ओके थैंक यू। जितने भी कमेंट्स देख सकते हैं वो करिएगा और प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और मिठाई देना नेहा मैम को बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको अगला इनविटेशन नहीं मिलेगा। चलिए, तो फिर मिठाई का इंतजार रहेगा आप सभी से। अब पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं ABFRL पर। कह रहे हैं 64.27 पर इन्होंने खरीदा है, शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए, फिलहाल अगर खरीदा है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। मुझे खास जान नहीं दिखाई देती, कोई टारगेट भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लोअर साइड पर 50 रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं। टेक एग्जिट फ्रॉम करंट लेवल। और दिव्यानी पीयूष जी ने खरीदा हुआ है 121.95 पर, शॉर्ट टर्म व्यू है। क्या सलाह रहेगी सर? होल्ड करके रखिए। वापस से 150 के आसपास आता है तो वापस से नया मैम को तंग करिए, फिर से पूछिए, लेकिन अभी होल्ड रखिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। स्वरूप नंदी जी सर सवाल लेकर आए हैं ग्लेनमार्क पर, ग्लेन पर और मुथूट फाइनेंस पर। ग्लेनमार्क इन्होंने खरीदा है 2032 पर, तो और 3 महीने के लिए इनका व्यू है। तो सर ग्लेनमार्क पर क्या इनको सलाह रहेगी? देखिए, अगर 3 महीने का व्यू है तो कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर 3 साल का व्यू है तो बहुत बढ़िया लेवल पे बाय किया। जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड योर पोजीशन। बाकी जो आपके अदर स्टॉक्स हैं उनकी तरफ अगर जाते हैं, जो आपने चर्चा करी है मुथूट फाइनेंस की, अभी बाय नहीं बनता है। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी थोड़ा सा करेक्शन के संकेत बन सकते हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद आप लोग बाय कर। सर मुथूट इन्होंने खरीदा हुआ है 3317 पर, 3317 पर। तो उस पे क्या सलाह रहेगी सर? आपने कहा अभी एंट्री तो नहीं लेनी है, पर अगर लिया हुआ है तो। देखिए, वैसे अगर है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी मुथूट फाइनेंस को होल्ड करके रखिए। 3487 चल रहा है, इट विल हिट अगेन 3680 टू 3700। बट हाँ, बाय नहीं बनता है, वेट जरूर बनता है। और गेल अगर 182 पर खरीदा है 182 पर। देखिए मैम, गेल की जहाँ तक बात करें तो 182 पर खरीदा है और 164 चल रहा है। मैं तो, आपको याद हो तो ये स्टॉक तो मैं जब भी नीचे आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो सब लोगों ने अब पकड़ लिया होगा इसको, दोबारा पकड़ लीजिए। 164 चल रहा है, छोड़िए नहीं, सीधे 200 का टारगेट देखिए। देखिए, काफ़ी पहले मैंने 200 के टारगेट के लिए वेट कर रहा था, अभी भी वहीं वेट कर रहा हूँ। और डिप मार दे तो इससे बढ़िया तो कुछ खुशी होती नहीं। और बीच बीच में जो ये डिविडेंड का तड़का मारता है वो भी एक अच्छा है। चलिए सर, तो गेल पर हो गई ये सलाह। अब मणिकांत तिवारी जी E2E नेटवर्क पर राय मांगना चाह रहे हैं। 2500 इनका बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं कब तक होल्ड करना पड़ेगा मुझे 3500 के लिए? नेक्स्ट 6 से 8 महीने अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा। बट हाँ, स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए। करंट लेवल है 2830, टारगेट 3250 तक के बड़े आसानी से अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये अचीव हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने का। यस रवि जी? जी बिल्कुल। अब रवि जी, मणिकांत तिवारी जी मोबाइल लैब पे इन्होंने खरीदा हुआ है 42 पर, तो टारगेट क्या होना चाहिए कह रहे हैं मेरा? देखिए, मॉर्पेन लैब वैसे भी कई बार जो है वो मॉर्पेन लैब के बारे में चर्चा हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जी क्षमा चाहूँगा, लोग से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, शो लाइव ही चल रहा है, टेस्ट मत करिए, ये लाइव ही है। तो मेरे हिसाब से मैं मॉर्पेन लैब अभी फिलहाल तो होल्ड करके रखना चाहिए। जहाँ तक टारगेट की बात करें, 62 के आसपास के टारगेट हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय लेके। ओके, थोड़ा सा लंबा समय लेंगे। 62 के टारगेट डॉक्टर रवि यहाँ पर बता रहे हैं। रवि जी, हमने बात कर ली डिफेंस की, हमने फार्मा में भी सन फार्मा डिस्कस कर लिया, हमने डिफेंस किया, बैंकिंग किया यहाँ पर डिस्कस। रेलवे और FMCG 2 और सेक्टर्स थे जो आपकी नजर में थे, तो इनमें से आपकी अब क्या राय रहेगी सर? देखिए, इस समय अगर FMCG की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस हिसाब से आप अपना वो करिए, पोर्टफोलियो को स्विच करिए कि जिससे कि आपको थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक की तरफ रहें और उसका अग्रेशन का भी फायदा मिले। और
जहां तक बात है कि आपको कौन सा चुनिंदा स्टॉक कौन सा ऐसा लेना है या फिर आप किस टाइप के स्टॉक में फोकस करें, तो चूंकि एफएमसीजी में क्या होता है मैम, ज्यादातर स्टॉक्स जो है ना वो आपको ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही डिफेंसिव होते हैं और नॉन मोमेंटम की तरफ ज्यादा रहते हैं। लेकिन इस समय एक स्टॉक है जिसका नाम है कोलपाल। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि वो डिप होने के बाद वापस से एक अच्छे मोमेंटम पर यहाँ पर चल रहा है और इस समय अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन चल रहा है, करेक्शन भी हो चुका है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, खासतौर से कप एंड हैंडल पैटर्न की तरफ जा रहा है और टारगेट 2800 रुपए तक आ सकता है। तो यहाँ पर आपको इसको बाय करके चलना है। एफएमसीजी के और भी बहुत से स्टॉक्स हैं लेकिन आज मैं सिर्फ एक दे रहा हूँ। दूसरा जो बात है रेलवे काउंटर की, सॉरी, उसमें अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आरवीएनएल इस समय आपको 296 और 280 के फॉर्म में अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करने पे मिल रहा है तो डरिए नहीं, पकड़ कर रखिए, क्योंकि ये अपनी चाल जल्द ही आने वाले 2-3 महीने में बदलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। जिन लोगों ने एवरेज नहीं किया वो एवरेज कर सकते हैं और फ्रेश बाय के हिसाब से भी बेस्ट है। टारगेट वापस से 360 रुपए का रेंज के हिसाब से निकाले तो करीब आपको 25% ऊपर अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर मिलता हुआ नजर। चलिए, तो ये हो गए एफएमसीजी में कोलपाल की राय और रेलवे में आरवीएनएल की डॉक्टर रवि की राय। अब रवि जी, निर्मल मध्यन जी एंट्री प्राइस कह रहे हैं क्या होना चाहिए अगर एमएनएम में एंट्री लेनी हो तो? देखिए, फिलहाल तो अभी एमएनएम पे यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है और अगर आप ईगर हैं कि आपको लेना ही लेना है तो जस्ट वेट। और ज़्यादा अच्छा है कि आप मूव कर जाइए ऑटो पार्ट्स की कंपनीज की तरफ। अभी आपने एक शेयर का नाम लिया था जिसे मैंने पहले रिकमेंड किया था, लेकिन मैं करंट लेवल पर अभी ये कहूँगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच करें। करंट लेवल पर अभी लेना नहीं बनता। चलिए, आप कह रहे हैं करंट लेवल पर अभी लेना नहीं बनता, एमएनएम की बात है। अब जयंत कौशिक जी एक सवाल लेकर आए हैं। रवि जी, एनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग कौन सा सवाल लाए हैं? जयंत आईपीओ। जयंत जी का एक ही, आपको देखते ही उनको जो एक ही सवाल याद आता है वो है कि रवि जी ईसीजी बताइए, कर दीजिए आईपीओ का प्लीज। देखिए, मेरे हिसाब से इस समय के अगर आईपीओ की बात करें तो कि हम बैठे हुए हैं मैम यहाँ पे 4 मई को और इस समय एक आईपीओ आ रहा है वैल्यू 360 कम्युनिकेशन जो कि 4 से 6 के बीच में खुला हुआ है। तो मैं इसके बारे में एक बता देता हूँ, ये एसएमई का एक आईपीओ है जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, तो इनकी भी बात रह जाएगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आईपीओ पे अभी भी कहूँगा मार्केट उतनी अच्छी नहीं है कि रिटर्न मिल सके, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। वैल्यू 360 कम्युनिकेशन आईपीओ जो है ये है लगभग 42 करोड़ रुपीस का। शेयर प्राइस है इसका 95 से 98 रुपीस के पास। 150 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। तो एसएमई आईपीओ ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें रिटेलर के हिसाब से और एचएनआई के हिसाब से तो 2,35,000 यानी कि 2400 शेयर का एक बास्केट आप खरीद सकते हैं और 2,35,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। मैक्सिमम एचएनआई के केस में अगर है तो आप 10 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। कंपनी के पूरे एक्टिविटी को अगर देखें तो मुझे लगता है कि कंपनी पीआर और सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है और कंपनी वैसे तो बहुत दिनों से मार्केट पे है और काफ़ी अच्छे इनके टाई अप्स हैं। लेकिन आप देखिएगा कि आप क्यों मैं इस समय बहुत आईपीओ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनकी बैलेंस शीट को अगर जहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, यानी कि आपको नंबर्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, इनका अगर आप की इंडिकेटर देखें तो आरओआई 21% के करीब का है, आरओसी जो है वो 34% का है, डेट टू इक्विटी जो है वो बहुत लो नहीं है, हायर साइड पर है, पैट मार्जिन 13% है। तो यानी कि क्या इस स्टॉक को निवेश करना चाहिए, क्या इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? जहां तक इसकी बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर बहुत ईगर हैं तो यहाँ पर इस पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ईगर नहीं है, आप अच्छी फंडामेंटल कंपनी ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लेना है, तो आप इस पे
जो है वो यहाँ पर सिर्फ मोमेंट्री ट्रेड के लिए ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। तो पहला कि आपको अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो ये कंपनी नहीं है, शॉर्ट टर्म मोमेंट्री लेना है तो आपको ये कंपनी पे आप निवेश कर सकते हैं। तो ये है एक आईपीओ। और मेन बोर्ड की जहाँ तक आईपीओ की बात करें तो अभी यहाँ पर नेहा मैम, मेन बोर्ड पे जो आईपीओ है उसमें सिर्फ एक आईपीओ जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके नंबर्स अगर देखे जाएं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। एक बार को किस हिसाब से उसकी ओपनिंग होती है, किस हिसाब से 5 तारीख से ओपन हो रहा है और जो उसकी ओपनिंग है वो 7 तारीख को क्लोज होगी। तो मेरे हिसाब से अभी जस्ट मेन बोर्ड के आईपीओ को थोड़ा अवॉइड रखें। फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर आईपीओ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, जो आपने आईपीओ डिस्कस किया उसके अलावा आप कह रहे हैं वैल्यू 360 कम्युनिकेशन पर हो गई है राय, और बाकी अभी कोई ऐसा नहीं है जो रवि जी कह रहे हैं ज्यादा डिस्कस करें। रवि जी, केफिन टेक्नोलॉजी पर 2 व्यूअर्स के सवाल आए हैं, दीप्ति शाह के और नीरज गर्ग जी के। दीप्ति ने खरीदा हुआ है 926 पर और नीरज गर्ग जी ने खरीदा है 974 पर। तो केफिन टेक पर क्या राय रहेगी दोनों को सर? देखिए, मेरे हिसाब से अभी वेट कर लेना चाहिए। ऑब्वियसली कि 1000 रुपए का आंकड़ा छूने के बाद एक करेक्शन यहाँ पर डीप आई है, लेकिन फिलहाल ये सपोर्ट जोन ही है। तो मुझे लगता है अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। डोंट पैनिक, आराम से इसको होल्ड करके रखिए। जल्दी ये स्टॉक वापस से 1100 से ऊपर के रेट दिखाई देंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो ये हो गई केफिन टेक पर राय आपको, नीरज गर्ग जी और दीप्ति शाह जी। अब सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदा हुआ है, एजे इनकी आईडी है, इन्होंने 319 पर। तो सर क्या करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए इन्हें और या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जियो फाइनेंस इस समय 252 चल रहा है और यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना बनता है। कोई पैनिक नहीं है, आप बिल्कुल स्टॉक को और ऐड करके चलिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आप हमारे शो पर आए, आपने इतने सारे स्टॉक्स पर इतनी अच्छी राय दी यहाँ पर। अब यहाँ पर गोपाल जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया। वेद प्रकाश जी, आपका सवाल चलिए मैं ले लेती हूँ सर, वरना नाराज हो जाएंगे। कह रहे हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज इन्होंने खरीदा हुआ है 36.18 पर। तो सर क्या राय रहेगी बीसीएल पर पहले इन्हें? देखिए, बीसीएल है, बीसीएल। हाँ जी, आई थिंक मैम कुछ नाम में कंफ्यूजन है, क्योंकि चलिए सर, तो इन्हें भागेरिया इंडस्ट्रीज पर राय दे दीजिए। 160 अगर नहीं मैम, मुझे मिल गया मैम, बीसीएल इंडस्ट्रीज है, बीसीएल इंडस्ट्रीज है जी जी। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज 38 चल रहा है सर। 44 तक वेट कर लीजिए, 44 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और भागेरिया इंडस्ट्रीज इन्होंने खरीदा है 162.5 पर। देखिए, भागेरिया इंडस्ट्री 162 पर खरीदा है तो 185 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत लंबा इसको मत रखिएगा, स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। और सर टाटा टेक 631 पर है, तो टारगेट क्या होना चाहिए? मैम, आज का अंतिम सवाल है टाटा बिल्कुल 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 सर। और मेरे हिसाब से आप 591 चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश बाय करना है तो बाय करें, होल्ड करना है तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस लंबा लगाइए। लंबा का मतलब है 510 का स्टॉप लॉस लगाकर इस बीच में 591 चल रहा है, लेकिन 591 से 550 के बीच में कहीं भी आता है तो एक्यूमुलेट करिए। समय इसमें 1.5 साल देना पड़ेगा। स्टॉक में मोमेंटम आएगा लेकिन टाइम लगेगा। बिल्कुल, स्टॉक में मोमेंटम आएगा लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पर गोपाल जी, जो आप मेंबरशिप के बारे में पूछ रहे हैं, आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में हमारा मेंबरशिप का लिंक पिन्ड है। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर जाकर हमें मैसेज वहाँ पर डाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट होकर आप सारी मेंबरशिप की डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी आपको, और आपको ये कमेंट बॉक्स में पिन्ड भी मिलेगा। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल शो। आपने 5 सेक्टर्स हमारे साथ डिस्कस करिए, आपने इतने सारे सवाल लिए और उसके साथ साथ आपने अपनी दी बहुमूल्य और कीमती राय आईपीओ पर भी। अब सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन मास्टर ट्रस्ट की तरफ से गए हुए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आप हमारे शो पर आए और शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।